जय हिंद। चलिए जानते हैं कि कैसे हमारे भारत के कुछ 1020 सिपाहियों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टिका दिया था और कैसे हमने एक खराब जहाज से पीएनएस गाजी को डुबा दिया और 1971 में अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को क्यों नहीं बचा पाए। इस वीडियो में हम A to Z बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो किसी भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि वह आपसे आंखें मिला सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हम इस वीडियो में भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो हर भारतीय सुनना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था। पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज का मेन पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। ये लोग बंगाली भाषा बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें निकम्मा समझते थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। हो गया नहले पे दहला 1970 में। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद के चुनाव जीत गए। अब पश्चिमी पाक आर्मी उनको शपथ नहीं दिला रही थी। इस कारण से 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने भाषण दिया और कहा कि हम पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। इस भाषण के कारण पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बना दिया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नामक विद्रोही गुट तैयार हो गया और अब पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना भयानक जुल्म किया कि पूर्वी पाकिस्तान में 30 लाख लोगों को कटवा दिया और 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। इस क्रूरता का परिणाम यह निकला कि अप्रैल 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान से 10 लाख लोग भारत में शरण लेने के लिए आ गए। उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और यह जानती थी कि जब तक पूर्वी पाकिस्तान में शांति नहीं होगी तब तक ये शरणार्थी वापस नहीं जाएंगे और शांति का एक ही रास्ता था कि पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर इन्हें मारा जाए ताकि पश्चिमी पाकिस्तान वाले सुधर सके। इसके लिए इंदिरा गांधी ने जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से बात की और उन्हें आदेश दिया गया कि आप अभी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करो, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मानेकशॉ ने कहा कि हम अभी युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि अप्रैल के महीने में बरसात के दिन सर पर होते हैं और बरसात के समय पूर्व का हाल क्या होता है कि यहाँ भयंकर बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि सिकंदर की फौज भी हाथी लेकर आई थी और कीचड़ में फंस गई थी। अगर हम उस समय युद्ध लड़ते तो बरसात के कारण हम पूर्व में उलझ जाते और पश्चिमी पाकिस्तान और चीन का एरिया सूखा रहता और ये लोग हमला कर देते, हमें 3 ओर से युद्ध लड़ना पड़ता। इसलिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि हम नवंबर तक युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब तक हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, साथ ही हम मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी समय भारत व रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को बारूद के ढेर पर बिठा दिया था। अब बस देरी थी एक चिंगारी की, तब पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाता। और इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद ही पाकिस्तान ने चिंगारी जला दिया। तो कैसे आओ समझते हैं। हम लोग पूर्वी पाकिस्तान की तरफ आक्रामक हो गए और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ सुरक्षात्मक हो गए, क्योंकि हमारा मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। हमारा मेन मकसद तो हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था उन्हें स्वतंत्र कराना था। अब पाकिस्तान को कहीं से सूचना मिल गई कि हम पश्चिम की तरफ कमजोर हैं और उन्होंने 3 दिसंबर 1971 को अचानक हमला कर दिया। उन्होंने श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत पर इतना भयानक हमला किया कि भारत देखते रह गया। यह इतना भयानक हमला था कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना भयानक था। भारत भी इसी का इंतजार कर रहा था। अब हम लोग इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि अब विश्व का भी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आने वाला था। अब पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर मिल गई कि भारत के ज़्यादातर सैनिक पूर्वी पाकिस्तान में डिप्लॉयड हैं और यहाँ राजस्थान के जयपुर में एक जगह है लोंगेवाला, और उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 फौजी हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हम उन 120 फौजियों को रातों रात मार देते हैं तो हम आसानी से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने भयानक इन्फेंट्री, टैंक और हजारों की संख्या में फौजियों को लेकर लोंगेवाला में एंट्री मार दी। उस समय लोंगेवाला में कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की ड्यूटी थी। आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने किया है। कुलदीप सिंह पंजाबी सिख थे। ये लोग 1.25 लाख से तो नीचे बात ही नहीं करते थे। चिड़ियां दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नूं में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। कुलदीप सिंह को सूचना दी गई कि जो आपसे लड़ने आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वह पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहे हैं। उनके पास टैंक है, 2800 फौज है और आपके पास केवल और केवल 120 जवान है। आप पीछे हट जाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहादुर हैं, पर आप कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी सेना के साथ। तब कुलदीप सिंह जी ने कहा कि हम सिख हैं, पीछे कैसे हट जाएं? हम पीछे नहीं हट सकते और हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर भारी पड़ेंगे। इनके पास टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। टैंक को मारने के लिए इनके पास छोटा सा जीप था और 3 माइंस थे। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने क्या किया कि खाली रेगिस्तान में ओरिजिनल माइंस को लगा दिया और जो खाना खाने वाले टिफिन होते हैं उसे लाइन से बिछा दिया। जैसे ही पाकिस्तान के टैंक आए तो शुरुआत में तो ओरिजिनल माइंस थी, तो धड़ाम से पाकिस्तान के टैंक उड़ गए। पहला टैंक आया और धड़ाम से उड़ गया, फिर दूसरा और इसके बाद तीसरा टैंक उड़ गया। पाकिस्तानी एकदम डर गए। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहे कि यहाँ तो इन्होंने माइंस लगा रखे हैं, आगे मत जाओ, जल्दी से इंजीनियरों को बुलाओ और पूरा माइंस निकालो। मेजर कुलदीप सिंह यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि हमने तुम्हें रात भर रोक लिया ना, तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी और तुम्हें धो डालेगी। इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने पूरे 6 घंटे लगा दिए इन टिफिन को निकालने में। इतने में रात के 3 बज गए थे। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने देखा कि एकदम सन्नाटा है और ब्रिगेडियर तारिक मीर ने हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन हमारे मेजर साहब भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। इन्होंने रेगिस्तान में गड्ढा बना रखा था, जिसमें इन्होंने अपने सैनिकों को दूर दूर तक 2 किलोमीटर तक फैला रखा था। तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगा कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या 120 सैनिक मिलकर इस तरह थोड़ी ना मारेंगे। इन सैनिकों ने एकदम तबाही मचा दिया था। कुलदीप सिंह ने क्या तबाही मचाया ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। क्या मेजर साहब को ऐसा करना चाहिए था? क्या ये पबजी खेल रहे थे? इतना बुरी तरह कोई मारता है? भारतीय सैनिक पाकिस्तान के टैंक पर चढ़कर फोटो खिंचा रहे थे, क्योंकि उस समय सेल्फी नहीं होती थी ना। मेजर कुलदीप सिंह ने तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को रुला ही दिया। ब्रिगेडियर साहब बोल पड़े कि क्या कोई ऐसे भी मारता है क्या? और सुबह होते ही बाकी कसर भारतीय वायुसेना ने पूरी कर दी। भारतीय एयरफोर्स के हंटर विमानों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान को तो बहुत गंदी तरह मारा और रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया और पाकिस्तान के सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा। डर के कारण पाकिस्तानी अपने टैंक लेने वापस नहीं आए। हमने इनके टैंकों को म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सब केवल 120 भारतीय वीर सैनिकों का ही कमाल था, जिन्होंने पाकिस्तानियों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि डर के मारे पाकिस्तान अपने सैनिकों के लाश को भी लेने नहीं आए। उनके लाश की साफ सफाई का काम गिद्धों ने किया। इस हार के कारण पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया था। इन्होंने 3 तारीख को शुरुआत की और 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी। नेवी कहे कि भैया
आर्मी को मौका दिया, एयरफोर्स को मौका दिया। रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई। हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे। 5 दिसंबर 1971 को नेवी कराची पहुंची और कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बमबारी किया कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। कराची बंदरगाह को तो ऐसा धोया जैसे लग रहा हो मानो सिंधु सभ्यता हो। अभी युद्ध शुरू हुए केवल 2 ही दिन हुए हैं। दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं कि उधर पश्चिम में हम इतना भयानक धोए हैं तो इधर पूर्व में कितना बुरा धोए होंगे। भारतीय सेना पूर्व की तरफ क्या क्या की, अब इसको ध्यान से समझिए। जो मुक्ति वाहिनी गुट था वह अंदर ही पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। इनका साथ दे रही थी हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से एयरफोर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया। और इसी में इनके लिए एक बड़ा सिरदर्द था इंडियन नेवी, क्योंकि इनके सैनिकों को जो भी मदद मिल रही थी वह समुद्री मार्ग के द्वारा ही मिल रही थी, क्योंकि वे ना तो सड़क से मदद पहुंचा सकते थे और ना ही वायु मार्ग के द्वारा। इनके सैनिकों के पास खाद्य सामग्री की भी कमी हो गई थी। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत के आईएनएस विक्रांत ने। आईएनएस विक्रांत उस समय का साउथ एशिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी और यह यहां से भी हमला करती थी ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। हमारे विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को भी तबाह कर दिया था, जो कि उस समय पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा नेवल केंद्र था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में विक्रांत को तबाह करो। इसके लिए पीएनएस गाजी को आदेश दिया गया कि बंगाल की खाड़ी में जाओ और आईएनएस विक्रांत को इसी खाड़ी में डुबा दो। यदि उस समय पीएनएस गाजी पनडुब्बी ने आईएनएस विक्रांत को तबाह कर दिया होता तो हमें युद्ध जीतने में थोड़ी दिक्कत आ सकती थी। अब पाकिस्तान वालों का इतना अच्छा दिन तो था नहीं। अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिम पाकिस्तान से अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर। अब आईएनएस विक्रांत को बचाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि यदि पीएनएस गाजी को कोई मार के डुबा सकता था तो वह था आईएनएस राजपूत। लेकिन उस समय समस्या यह थी कि आईएनएस राजपूत के इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और यह बिगड़ गया था, और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम में रिपेयर किया जा रहा था। भारतीयों ने सोचा कि क्यों ना पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम बुलाकर लाया जाए। तब लोगों ने कहा कि क्या यह अपने आप विशाखापट्टनम पर आएगा और कहेगा कि लो हमें मार दो? तो फिर कैसे? चलिए जानते हैं। भारतीयों को पता था कि भारत में पाकिस्तानियों के कुछ न कुछ जासूस होंगे और वे पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया कि आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उन्हें कहा कि आप अपने अपने घर पर फोन करिए और कहें कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, हमें 10 दिन की छुट्टी मिली है। और मछुआरों को कहा गया कि यहाँ से जगह खाली कर दो, यहाँ बहुत बड़ा जहाज आईएनएस विक्रांत आने वाला है। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया खाद्य सामग्री का, जो कि आईएनएस विक्रांत में 6 महीने के लिए ले जाना था। अब यह खबर आग की तरह फैल गई पाकिस्तानियों और उन्हें लगा कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है और उनकी पनडुब्बी पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की ओर मुड़ गई। लेकिन विशाखापट्टनम पर आईएनएस विक्रांत नहीं, पीएनएस गाजी की मौत यमराज आईएनएस राजपूत थी, जिसका इंजन बिगड़ गया था और वहां उसकी रिपेयरिंग हो रही। जैसे ही पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत के करीब पहुंची और इससे पहले कि पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत पर हमला करती, आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी पर हमला करके उसे डुबा दी। पीएनएस गाजी के डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्हें यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि पीएनएस गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई नहीं डुबा सकता था, और हम लोगों ने इसे खराब इंजन के जहाज से डुबा दिया था। भारतीयों का मनोबल 7वें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन ब दिन बर्बाद होते जा रहे थे। तब पाकिस्तानियों ने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने यूएनओ में मुद्दा उठा दिया। अमेरिका ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में
कहा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है। तब उस समय रशिया हमारा साथ दिया और कहा कि भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। अगर किसी ने वीटो कर दिया तो वह प्रस्ताव रद्द हो जाता है। हम इस पर किसी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पाकिस्तान की एक और उम्मीद दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि आप ही हमें बचा लीजिए। तब अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बेड़ा, 7वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा इतना भयानक था कि यह अकेले चलता ही नहीं था, अपने साथ पूरी फौज लेकर चलता था। और यह किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए। और इसका साइज भी विक्रांत से 2 गुना बड़ा था। तब उस समय इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी, क्योंकि अभी हम रूस से समझौता करके आए थे, इसलिए रूस ने भी हमारा साथ दिया। रूस ने विक्रांत की सुरक्षा के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी और 40वां बेड़ा भेज दिया और अमेरिका को सीधे चेतावनी दे दी कि यदि उसने विक्रांत पर हमला किया तो यह सीधे सीधे रूस पर हमला माना जाएगा। और रूस ने यमन की एयरफोर्स से भी कह दिया कि भैया तुम भारत की सुरक्षा करो। और ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान की ओर से अपने ईगल नाम के बेड़े को भेज दिया। रूस ने कहा कि हमारे जहाजों में ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, यदि तुम इधर आओगे तो हम तुमको ऐसे ही मार देंगे। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया ताकि सैटेलाइट व दूसरी निगरानी से देखा जा सके। और ऐसा ही हुआ। वे लोग रूस के इतने खतरनाक 40वें बेड़े को देखकर घबरा गए। इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा कि वी आर टू लेट। ब्रिटेन ने अमेरिका से कहा कि उधर मत जाओ, रूस मारेगा और तुम तबाह हो जाओगे। तब अमेरिका के 7वां बेड़ा ने रूस को धमकी दी कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। उस 40वें बेड़े ने भी रिप्लाई किया कि हम भी ना जब चले थे तो परमाणु बम लाद के ही चले, और जब गिनती कर रहे थे ना तो हमारे पास भी 200-250 परमाणु बम थे। लेकिन रूस ने कहा कि गिनती बाद में करेंगे, आ जाओ देखते हैं किसमें कितना दम है। तो रूस ने हमारे साथ उस समय सच्ची दोस्ती निभाई थी और हमारे लिए अकेले ही आधी दुनिया से लड़ गया था। अब भारत ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मल जीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया और पूर्वी पाकिस्तान में ढाका पर सैनिकों को एयर ड्रॉप करा दिया। उस समय मीडिया ने भी इस खबर को आग की तरह फैला दिया और कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका में 5000 सैनिकों को एयर ड्रॉप करा दिया है। अब ये पाकिस्तानी सैनिकों को गली गली ढूंढ ढूंढ के मारने वाली थी और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी थी। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया। पाकिस्तानी गली गली छुप गए। सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी पुतला से डर गई। रियलिटी में ये असली फौजी नहीं थे, पुतला गिराया गया था। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसके इतने छोटे मनोवैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। तब एयरफोर्स ने कहा कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया, लेकिन गवर्नर साहब घर पर नहीं थे, किस्मत से बच गए। डर के कारण बांग्लादेश के गवर्नर साहब ने त्याग पत्र दे दिया। अब भारत के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल जीत सिंह जी ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल निया जी से बात की और कहा कि हम आपको आधा घंटा का समय देते हैं, अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि हम आपके सैनिकों को गोली नहीं मारेंगे। यदि आप सरेंडर नहीं करते हो तो हम अपने हमलों को 10 गुना बढ़ा देंगे। और हार तो आप चारों ओर से गए हैं। और भारत भी यह चाहता था कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि अब यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया था।
अमेरिका ने इसे अपने नाक पे ले लिया था क्योंकि हमने उसके पीएनएस गाजी को डुबा दिया था, सातवां बेड़ा को घुसने नहीं दिया था। विश्व में अमेरिका की किरकिरी हो रही थी और ब्रिटेन के ईगल को नहीं घुसने दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। और 1971 में सब लोग भारत को गरीब समझते थे, रूस को गरीब समझते थे। रूस ने अमेरिका को रुला के रख दिया, पाकिस्तान को हर जगह से धो डाला। अब निया जी क्या करते, क्योंकि हमने उसे आधे घंटे का समय दिया था। इसी कारण 16 दिसंबर 1971 को 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल निया जी ने भारत के निर्मलजीत सिंह जी के सामने आत्मसमर्पण साइन किया था और 93,000 फौजियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है कि उन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा दिए। निया जी के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करा दिया। पूरी दुनिया में आज तक इतनी बड़ी फौज ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। इस आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के चेहरे पर मुस्कान थी और बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया था। और इंदिरा गांधी ने कहा, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। और भारत ने वादा किया था कि शेख मुजीब उर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराएंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और भारत ने यह अपना वादा पूरा किया। आज शेख मुजीब उर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुए है। और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो बांग्लादेश को कहते थे कि ये किसी काम के नहीं है, आज ये पाकिस्तान से आगे निकल गया। आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। इसके बाद अगर हम चाहते तो पश्चिमी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते, लेकिन इसके बावजूद हमने इंसानियत दिखाई पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला पाकिस्तानी ने हमें क्या दिया? 26/11 हमला, तो कभी संसद भवन पर अटैक, कभी अमृतसर पर अटैक, कभी पठानकोट पर अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, ये सब हुआ। अगर हम चाहते तो पश्चिमी पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमने इंसानियत दिखाई और ऐसा नहीं किया। इन वीर भारतीय सिपाहियों के लिए एक लाइक तो बनता है। और हम यह भी जानते हैं कि इस वीडियो पे डिसलाइक बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये पाकिस्तानी और चीनियों ने किया होगा, तो आप हमेशा उन पर भारी पड़िएगा। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए, हर एक पाकिस्तानी तक पहुंच जाए कि हमारे वीर सिपाही कितने बहादुरी से लड़े थे। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।